धरती पुत्र के इस प्लेटफॉर्म से मैं के कौशल आप सभी दोस्तों का, सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरी तमाम क्लासेस संचालित हो चुकी हैं, आज ये 8वीं क्लास है। तो इस प्लेटफॉर्म से और भी जो बच्चे हों, आपके संपर्क में हों, गरीब बच्चे, वंचित बच्चे, जिन्हें शिक्षा की वास्तव में आवश्यकता हो, उनको इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। ये टोटली निःशुल्क है, पूर्णतया निःशुल्क है। एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। घनानंद सर के सौजन्य से ये सारी की सारी क्लासेस संचालित हो रही हैं। चलिए, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स प्रोसीड। एक मिनट रुकिए। बेटा एक मिनट रुकिए। तो जैसा कि बच्चों में कक्षा से पहले बिफोर द क्लास कुछ चीज़ें आप लोगों से बात करता हूं, कुछ आप लोगों को बताता हूं। तो इससे पहले कि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं। बिफोर द क्लास हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? बिफोर द क्लास हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक होता है। इसके पश्चात मोरेवर पढ़ेंगे, यानी हम कुछ और एक्स्ट्रा डोज लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने बिफोर द क्लास के फर्स्ट सेक यानी रिवीजन सेक्शन में चलते हैं। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 घंटे में पहला रिवीजन होता है, दूसरा रिवीजन होता है विद इन 7 डेज, और तीसरा रिवीजन होता है विद इन 30 डेज। इसके बाद आपको रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो 6 महीने में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और क्रिटिकल एंगल को रिवाइज करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र और क्रिटिकल एंगल मीन्स होता है क्रांतिक कोण। प्रकाशिक केंद्र और क्रांतिक कोण क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट पासेस थ्रू अ लेंस विदाउट डेविएशन। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश लेंस से बिना विचलित हुए गुजरता है, उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, द एंगल ऑफ इंसिडेंस above which total internal reflection occurs। आपतन कोण से अधिक वह कोण जिस पर पूर्ण या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या सकल आंतरिक परावर्तन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या होता है? आपतन कोण से अधिक वह कोण जिस पर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये रिवीजन में आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं रिवीजन में। देखिए, ये चीज़ अभी अभी हमने बताया था, फिर से एक बार देख लीजिए। प्रकाशिक केंद्र तथा क्रांतिक कोण क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से विचलित हुए गुजरती है। प्रकाशिक केंद्र क्या है? प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से बिना विचलित हुए गुजरती है। और क्रांतिक कोण क्या है? जब आपतन कोण के कारण प्रकाश 90 अंश पर अपवर्तित होता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। या
आपतन कोण से अधिक वह कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, या उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब यहां पर शर्त है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो ग्रेटर देन होना चाहिए आई सी, आई सी को हम लोग कहते हैं सी, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब हम लोग अपने मोरेवर सेक्शन में चलते हैं। और अधिक हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, और अधिक की जरूरत है। चलिए और अधिक में हम लोग देखते हैं। Which telescope is used by ISRO? इसरो क्या है? जैसा कि हम जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसरो क्या करता है, इसरो के पास तमाम लॉन्च व्हीकल हैं, तमाम रॉकेट्स हैं। तो उसमें से एक रॉकेट का नाम एक टेलीस्कोप का नाम पूछा गया है, एक दूरदर्शी का नाम पूछा गया है, ठीक है। कौन सी दूरदर्शी है जिसका प्रयोग इसरो करता है, ठीक है। कौन सी दूरदर्शी है जिसका प्रयोग इसरो करता है? इसरो का क्या मतलब है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है। तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान, हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान क्या है तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो एक टेलीस्कोप को यूज करता है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है एस्ट्रोसैट, ठीक है, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। एस्ट्रोसैट क्या है? एस्ट्रोसैट भारत का पहला समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य वाला अंतरिक्ष दूरदर्शी है, ठीक है। और इट वॉज लॉन्च्ड ऑन अ PSLV XL ऑन 28 सितंबर 2015। यह 28 सितंबर 2015 को PSLV XL पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही है आपका, ये इसका नाम है PSLV XL। इसी रॉकेट को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये क्या है? भारत का पहला समर्पित टेलीस्कोप है, ठीक है। अब देखिए कॉनकेव लेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें एक गुणात्मक बात है। इसकी गुणात्मक बात क्या है? तो इसकी गुणात्मक बात यह है कि if the object is close to the mirror within the focal length, the image appears larger and upright. If the object is beyond the focal length, the image appears
स्मॉलर एंड इन्वर्टेड। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वस्तु क्या है, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मिरर है तो क्या होगा, क्लोज टू द मिरर का मतलब होता है विद इन द फोकल लेंथ। तब क्या होगा, अगर ऐसा है तो इमेज जो अपीयर होगा वो लार्जर होगा और अपराइट होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज है तो इमेज लार्जर और अपराइट होगा। ये बात आपने देखा होगा कि जब ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है। अगर मिरर के क्लोज में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज हमेशा लार्जर और अपराइट बनता है। मगर अगर वही ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ से दूर है, बियॉन्ड द फोकल लेंथ है, तो इमेज स्मॉलर होगा और इन्वर्टेड होगा। यानी सारा का सारा खेल किस पर है, फोकल लेंथ पर है, फोकल लेंथ से दूर हो। ठीक है, जैसे ये यहां पर देखिए किस तरह से आपका, इस तरह से आपका कौन सा दर्पण है, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में अब इसका इसे सर्किल इमेजिन करिए, तो यहां कहीं सेंटर होगा, बीच में बीचों बीच में फोकस होगा, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका P। ठीक है, ये पॉइंट P है। तो P और F के बीच में जो दूरी होती है उसी को स्मॉल f कहते हैं। ठीक है, ये दूरी स्मॉल f है। अब क्या होता है, कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज में है, ठीक है, यानी फोकल लेंथ के पास में है, अगर अब देखिए यहां कहीं मिरर, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ऑब्जेक्ट है या यहां पर है, कहीं पर भी है, तो क्या होगा, तो जो इमेज बनेगा वो अपराइट होगा और लार्जर होगा। ठीक है, अगर ये है, और अगर ऑब्जेक्ट क्या है, फोकल लेंथ से दूर है, तो क्या होगा, जैसे मान लेते यहां से यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहां की कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन, ये दूसरी वाली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है, तो ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, कलर मैंने बदल दिया, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोकल लेंथ से बियॉन्ड है, यहां पर आपका फोकल लेंथ है, इससे दूर यहां पर कहीं है। ठीक है, इस एरिया में नहीं आना चाहिए, इस एरिया में नहीं, इधर है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्मॉलर होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, इमेज स्मॉलर होगा और इन्वर्टेड होगा इधर की कंडीशन में। ठीक, कहीं भी हो, लेकिन अगर वहीं पर क्या हो कि ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आ जाए, जैसे देखिए ये कंडीशन है, चलिए इसको लेते हैं। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं आ जाए, यहां कहीं, तब क्या होगा, अगर यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, इस कंडीशन में है, तो जो भी इमेज होगा वो बड़ा होगा और अपराइट होगा, लार्जर और अपराइट होगा। ठीक है, लार्जर इधर बनता था नहीं, वो अंतिम वाली कंडीशन जो 6th कंडीशन थी। ठीक है, तो देखिएगा 5 कंडीशन, शुरू से जितना मैंने पढ़ाया है, शुरू से लेकर के 5 कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका इमेज कैसा होता था, स्मॉलर होता था और इन्वर्टेड होता था, रियल और इन्वर्टेड होता था। जबकि लास्ट वाली कंडीशन, ये किसके लिए बताया गया, ये लास्ट वाली कंडीशन के लिए है, देखिए ये लास्ट वाली कंडीशन के लिए है। ठीक, तो लास्ट वाली एकमात्र कंडीशन थी जिसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट आकर के फोकस और ध्रुव के बीच में लाई करता था। ठीक है, इस बीच में आकर के लाई करता था कहीं पर, तो वो आपका वर्चुअल हो जाता था। तो ये लास्ट वाली कंडीशन, तो ये क्वालिटेटिव बात है जिसको समझना है। ठीक, हिंदी में इसी बात को मैंने लिख दिया है, देखिए, यदि वस्तु दर्पण के करीब है तो छवि बड़ी और सीधी दिखाई देती है, यदि वस्तु फोकस दूरी से परे है तो छवि छोटी और उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अवतल लेंस में एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये भी है, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स द कॉनकेव मिरर द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी से, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कहाँ आता है, दर्पण की तरफ आता है, दर्पण की तरफ, मिरर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है, दूर। ठीक है, जैसे इमेज देखिए, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ऐसे अब देखिए यहां पर आपका क्या रखा है, दर्पण रखा है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। इस तरह से आपका क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा है। दर्पण, ये कौन सा दर्पण यहां रखना था, कॉनकेव रखना है। ठीक है, यहां पर इस तरह से आपका रखा हुआ है। कौन सा दर्पण है, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव दर्पण है। ठीक है, कॉनकेव मिरर को रख दिया। अब देखा होगा कि जब ये दूर रहता है तो क्या होता है, इमेज पास बनता है। देखिए ये इनफाइनाइट पर है, तो इसका इमेज कहां बनता था, यहां अगर सेंटर है तो यहां फोकस पर इसका इमेज बनता था। इसका इमेज कहां बनता था, फोकस पर बनता था। ठीक है, अब जैसे जैसे ये इन्फिनिटी से, ठीक है, यहां आ जाता है, मान लो यहां पर आ गया, यहां पर, तो आप देखते थे कि ये जो आपका इमेज है ये सरक कर इधर चला जाता था, और जब यही यहां पर आ जाता था, कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता था और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाता था। इसके बाद फिर आपने देखा कि जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से हट करके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं लाई करने लगता था, वैसे आपका इमेज थोड़ा सा और दूर हो जाता था। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कॉनकेव मिरर की तरफ मूव करता है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर होता चला जाता है। और वैसे वर्षा भी सत्य है, सही है, कि जैसे जैसे इमेज इन्फिनिटी की ओर जाता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट मिरर की ओर आता है। तो वही बात है, ये बहुत ही एक क्वालिटेटिव बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वालिटेटिव बात है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव बात है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे वस्तु अनंत से अवतल दर्पण की तरफ आती है वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर चला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर कॉमा लगा लेंगे। ठीक, चलिए अब आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज की क्लास में, इन टूडेज क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज वॉट एवर वी हैव लर्न। आज की कक्षा में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको पहले एक बार रिकैप के माध्यम से रिवाइज करेंगे। हम रिकैप देखेंगे, पहला काम ये करेंगे, रिकैप देखेंगे। दूसरा काम रे डायग्राम देखेंगे। रे डायग्राम भी किसका हम लोग देखेंगे, लेंस का। ठीक है, लेंस का हम लोग रे डायग्राम देखेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, रिकैप में हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे। प्लेन मिरर या समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर या समतल दर्पण, इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जो इमेज होता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, जो छवि या प्रतिबिंब होती है वो आभासी एवं सीधा होती है। बिहाइंड द मिरर होती है, दर्पण के पीछे होती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब यह है
कि जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और मैं अपने चेहरे को शीशे में देखता हूं, या मैं अपनी पूरी बॉडी को किसी बड़े से शीशे, जिसको मिरर कहते हैं, मिरर में देखता हूं, तो क्या होगा कि मेरी बॉडी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी इमेज उसमें दिखाई देगी। यानी मैं जितना बड़ा मैं हूं ऑब्जेक्ट, तो मैं जितना बड़ा हूं यानी ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। और लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। इसका मतलब इमेज ऑफ द लेफ्ट साइड विजिबल ऑन द राइट साइड। कल की क्लास में मैंने बताया था पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग पर दिखाई देता है। और क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। दर्पण के पीछे छवि की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के समान होता है। तो ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ठीक है, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ठीक, इसके बाद ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। क्या बताया था कि समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित छवि होती है या निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर सो फार। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। ये भी कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हर कोई जानता है कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है। क्यों उल्टा लिखा रहता है, क्यों वो इस तरह से लिखा रहता है, देखिए इस तरह से क्यों लिखा रहता है, ठीक, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बने वो सीधा सीधा बने, यही लॉजिक होता है इस तरह से लिखने का। और मैंने आपको भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी ये मैंने बताया था, पाई का मान 3.14 होता है, ये सब मैंने कल की क्लास में बताया था। और ये भी बताया था कि शीशे में जब हम लोग राइट हैंड उठाते हैं, तो शीशे के सामने खड़े होकर जब हम लोग अपना राइट हैंड उठाते हैं तो हमारा जो शीशा या दर्पण है या मिरर है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है, ठीक है। ये सब कल की क्लास में हो गया था। कल की क्लास में मैंने यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर बताया था, ठीक। इसके अलावा हमने आप लोगों को बताया था यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वो कॉनकेव मिरर का था, ये कॉन्वेक्स मिरर का है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया था। अब हम लोग आते हैं अपनी क्लास में, शुभारंभ करते हैं रे डायग्राम, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां पहली क्लास से लेकर के और 7 क्लास अब तक कंडक्ट हो चुकी हैं, सारी की सारी क्लासेस को आप देखिए, ठीक है। पहले उसको देखे, बिना उसे देखे ये सब समझ में नहीं आएगा, बीच से देखना कहीं से भी ठीक नहीं है। तो आप देखिए, समझिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे बताइए। चलिए विदाउट गेटिंग लेट रे डायग्राम पर चलते हैं, जो कि लेंस द्वारा बनता है। तो लेंस द्वारा जो रे डायग्राम बनता है उसको जानने से पहले हम लोग ये तो जान लें कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या है? दो गोलीय सतहों, दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो गोलीय सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है।
दो तरह के लेंस होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अभिसारी लेंस, इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। इसको कहते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, इसमें क्या होता है, रियल फोकस होता है, और इसमें जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है। कैसे रियल फोकस है, देखिए यहां पर जितना भी इंटरसेक्शन हो रहा है, जरा सा ध्यान से देखिए, यहां पर जो किरणें आ रही हैं, देखिए एक किरण ऐसे आई और आफ्टर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन इसमें होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन किस में होता है, हमेशा लेंस में होता है, और मिरर में हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसको ठीक है, मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। रिफ्लेक्शन किस में होता है, मिरर में होता है, ठीक। मिरर में रिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि मिरर के एक साइड में पॉलिश रहता है, तो इसलिए प्रकाश की किरणें या रे ऑफ लाइट पूरा का पूरा अंदर जा ही नहीं पाती, एंटर ही नहीं हो पाती, पूरा क्या लगभग लगभग नहीं ही हो पाती, ठीक है। तो जब एंटर ही नहीं कर पाएगी अंदर, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा भाई, बाउंस बैक की घटना होगी, बाउंसिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है, रे ऑफ लाइट का। तो इसलिए रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर में होता है। और लेंस में क्या होता है, क्योंकि लेंस में कोई भी सरफेस पॉलिश होता नहीं है, इसलिए क्या होता है, रे ऑफ लाइट अंदर जाती है और बेंड हो जाती है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है, ठीक। तो इसलिए यहां पर रिफ्रैक्शन होता है। तो क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन देखिए किस तरह से हो रहा है, देखिए रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आई और लेंस से रिफ्रैक्ट की, और रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट से गुजर गई जिसका नाम है एफ, यानी फोकस। दूसरी रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आई और फिर ये यहीं से रिफ्रैक्ट हो रही, देखिएगा ध्यान से, रिफ्रैक्ट होकर के फिर ये ऐसे पास हो जा रही एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से, जिसका नाम है फोकस एफ। फिर क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, जो बीच में है ना ये वाला पॉइंट, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ये अनडेविएटेड निकल जाती है। वहां पर क्या होता था कि जब पोल या वर्टेक्स से पास होती थी रेज, तो वो क्या होती थी, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती थी या अपने पाथ से वापस लौट जाती थी, लेकिन यहां वापस नहीं लौटती। यहां पर जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जा रही है, वो क्या होती हैं, सीधा सीधा निकल जाती। देखिए रेज ऑफ लाइट ऐसे आई और सीधा निकल गई, ठीक। तो ये होता है। तो क्योंकि तीनों की तीनों का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पर हो रहा है, देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये और ये तीनों का इंटरसेक्शन एफ पर हो रहा है। तो क्योंकि रियल इंटरसेक्शन है ना, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, रियल फोकस है। यहां क्या होता है, यहां पर देखिए रे ऑफ लाइट इस तरह से निकल गई, पहले तो ऐसे आई और फिर रिफ्रैक्शन हुआ और इस तरह से पास हो गई। रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से पास हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, पास हो गई तो ठीक। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और ऐसे अनडेविएटेड पास हो जाती है, क्योंकि ये फिर से ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं तो ये पीछे की ओर एक पॉइंट से पास हो रही, ऐसे इस वाली रे को अगर पीछे की ओर ऐसे ऐसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट से पास हो रही। तो इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है एफ। एफ क्या है, एफ इसका नाम है, फोकस। तो देखिए यहां पर प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू प्रोडक्शन इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्चुअल फोकस है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें रियल फोकस होगा, इसमें वो होगा। इसका क्या नाम है, कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस या द्वि उत्तल लेंस या उत्तल लेंस। इसका नाम है अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस, या फिर द्वि अवतल लेंस, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ लेंसेस की बात कर लेते हैं, कितने तरह के लेंस होते हैं।
कन्वर्जिंग लेंस इतने तरह के होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जरा सा देख लेते हैं। डबल कॉन्वेक्स इंपॉर्टेंट है। डबल कॉन्वेक्स मतलब दोनों साइड से कॉन्वेक्स हो। तो देखिए इधर से भी कॉन्वेक्स है और इधर से भी कॉन्वेक्स है। और मैंने बताया था वेक्स माने क्या होता है, वेक्स का मतलब होता है उभरा हुआ। तो इधर से भी उभरा और इधर से भी उभरा, दोनों साइड से उभरा। तो जब दोनों साइड से उभरा है तो इसका नाम होगा डबल कॉन्वेक्स, यानी दोहरा उत्तल लेंस, या इसी को कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स या द्वि उत्तल लेंस। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। दो उत्तल लेंस, दोनों तरफ से उभरा हुआ लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, एक साइड से तो प्लेन है, जो साइड दूसरे नंबर पर है, जैसे पहला है दूसरा, तो दूसरे वाले पहले लिखते हैं, तो इधर प्लेन है, तो प्लेन के लिए हमने बना लिया प्लेनो, और इधर वाला है कॉन्वेक्स, तो इसके लिए हमने कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी लेंस इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है ना बात। फिर कन्वर्जिंग मेनिस्कस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डबल कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सारी लेंसेस, ठीक है, डबल कॉनकेव या बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई, ये एन है, बाई कॉनकेव, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। बाई कॉनकेव क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड से ऐसे ऐसे धसा हुआ है, दोनों साइड से धसा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के लिए बाई और धसा हुआ के लिए कॉनकेव, बाई कॉनकेव, या इसको हिंदी में कहेंगे द्वि अवतल लेंस, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है, द्वि अवतल लेंस, डबल कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव फिर से, ठीक है, एक साइड में प्लेन हो जाएगा, एक साइड कॉनकेव हो जाएगा, प्लेनो कॉनकेव, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जिंग मेनिस्कस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है अभिसारी लेंसेस या अभिसारी लेंस, ठीक। चलिए, लेंसों का यह जो प्रकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें कौन कौन सा प्रकार है जिस पर हमें गौर करना है। एक तो बाई कॉन्वेक्स है, इसी को हम डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डबल कॉन्वेक्स, ठीक। हिंदी में इसको कहते हैं द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस इसी को कहते हैं, ठीक है। बाई कॉन्वेक्स या द्वि उत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स इसी का नाम है। क्यों इसको डबल कॉन्वेक्स कहते हैं, क्योंकि दोनों साइड से ये उभरा हुआ है ऐसे, जब ये दोनों साइड से उभरा है, ठीक है, तो इसलिए इसको बाई कॉन्वेक्स कहेंगे। बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर से दूसरा साइड प्लेन है, पहला साइड कॉन्वेक्स है, तो दूसरा साइड देखिए प्लेन है, इसीलिए प्लेनो बोला गया, और पहला साइड क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो इस तरह से है, इसीलिए इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको क्या कहेंगे, समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर यही लिखा होता प्लेनो कॉनकेव तो क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस, ठीक। पॉजिटिव मेनिस्कस, सकारात्मक मेनिस्कस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेगेटिव मेनिस्कस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेनो कॉनकेव, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्लेनो मतलब एक साइड से प्लेन हो जाए, और कॉनकेव एक साइड से कॉनकेव हो जाए, कोई भी एक साइड कॉनकेव हो, कोई एक प्लेन हो, इससे बहुत मतलब। इसको क्या कहेंगे, समतलोत्तल,
समतलाव तल, समतलाव तल लेंस या समतल अवतल लेंस, ठीक है, समतलाव तल लेंस। और बाई कॉनकेव को क्या कहते हैं? द्वि अवतल लेंस, ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस, द्वि अवतल लेंस या डबल कॉनकेव लेंस, क्योंकि दोनों साइड से ये है कॉनकेव, इसलिए इसको कह रहे हैं बाई कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ रही? द्वि अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो यही है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको शॉर्ट में कहना हो तो इसी को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, यही है अवतल लेंस, ठीक है, इसी को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस यही होता है। अवतल लेंस आपका क्या होता है? यही वाला अवतल लेंस है, देख रहे हैं। और इसको ही कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस एक ही बात है, ठीक। समझ में आ रही बात? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कॉमन टर्म्स की बात कर लेते हैं। कॉमन टर्म्स में क्या क्या चीजें हैं? देखिए, कॉमन टर्म्स में सबसे पहले तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म सरफेसेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे दो स्फेयर हैं और दो स्फेयर को बगल में ऐसे और उसके बगल में ऐसे दो स्फेयर लगाए गए। देखिए, एक स्फेयर ऐसे था और दूसरा स्फेयर आपका ऐसे था, ठीक। दो स्फेयर था, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा कलर बदल करके मैं इसको बनाता हूं। ये एक स्फेयर है, ठीक। ये मान लेते हैं पहला स्फेयर है, ये दूसरा है। अब जो पहला स्फेयर है, जाहिर सी बात है, अगर वो स्फेयर है तो उसका सेंटर होगा। मान लेते हैं पहले वाले का सेंटर है यहां पर, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको C2 कर देते हैं, इधर वाले को C1 कर देते हैं, ठीक। तो दोनों का अलग अलग सेंटर होगा। तो जो ये सेंटर है, यही है वास्तव में सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लेंस में हमेशा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों स्फेयर से ही तो ये बीच वाला लेंस बना है। ध्यान से देखिए, ये जो बीच वाला लेंस है, ये वाला, ये इन्हीं दोनों स्फेयर्स की वजह से बना। अगर स्फेयर ही ना होते तो ये ना बनता। तो वही कहा जा रहा है कि द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर हुज पार्ट्स फॉर्म सरफेसेस ऑफ द लेंसेस। स्फेयर्स के वे सेंटर्स जो लेंसेस के सरफेसेस से बने हुए होते हैं, यानी कि स्फेयर्स के सेंटर, ठीक। कौन सा स्फेयर? स्फेयर्स, वे स्फेयर्स जिनसे लेंसेस के सरफेसेस बने हुए हैं। वे स्फेयर्स जिनसे लेंसेस के सरफेसेस बने। लेंसेस के सरफेस किससे बने हैं? ये दोनों सरफेस 2 नंबर वाले स्फेयर से और 1 नंबर वाले स्फेयर से बने हुए। तो क्या कहेंगे कि लेंसेस के सरफेसेस जिन स्फेयर से बने हुए हैं, उनके सेंटर को क्या कहते हैं? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंसेस कहते हैं। यानी क्योंकि ये जो है इस वाले और इस वाले से बना है, इसलिए इस वाले लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों को सेंटर को मिलाकर होगा। तो इसका सेंटर तो है C2, यानी इस वाले लेंस का एक सेंटर होगा C2, और इससे भी बना है तो इसका सेंटर है C1, तो इस वाले लेंस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 भी होगा, इसलिए C1 और C2 दोनों होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। अ लेंस विद बोथ सरफेसेस स्फेरिकल हैज 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स C1 एंड C2। क्या बात है? कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपने ऐसा लेंस लिया जिसका दोनों का दोनों सरफेस स्फेरिकल है, जैसे इधर से भी स्फेरिकल और इधर से भी स्फेरिकल, तो दोनों साइड से स्फेरिकल है,
इसलिए इसके क्या होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। इधर को अगर C1 कहे तो इधर वाले C2, दो होंगे क्योंकि दोनों साइड से स्फेरिकल है। और अगर मान लेते हैं, अच्छा एक ये है, अब मान लेते हैं अगर ये ऐसा ना होकर ऐसे होता, तब क्या कंडीशन बनती, ऐसे, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स समतलोत्तल होता। तो अगर प्लेनो कॉन्वेक्स या समतलोत्तल होता तो क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक सरफेस है, सिर्फ एक सरफेस है जो क्या है, स्फेरिकल है, वो है ये वाला। तो जब एक ही सरफेस स्फेरिकल है तो इसका सेंटर भी एक ही होगा, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही होगा। इसलिए समतलोत्तल या प्लेनो कॉन्वेक्स में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ द स्फेयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म सरफेसेस ऑफ द लेंसेस आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंसेस। ठीक है, क्या मतलब है कि वो स्फेयर्स जिनसे लेंसेस के सरफेस बने हुए हैं, ठीक है, के रेडियस क्या होंगे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेस होंगे। ठीक, देखिए फिर से इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहां पर देख लेते हैं, ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये किससे बना है, एक इससे बना है, दूसरा इस वाले स्फीयर से बना है, दो दो स्फीयर से बना है। ठीक, इस वाले स्फीयर को अगर हम कह दें, इसको इधर से अगर हम गिने तो 1 है, ये 2 है, तो या चलिए इधर ही ले लेते हैं, ये 1 है, ठीक है, तो ये C1 हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका सेंटर, अभी तो सेंटर ही बोलेंगे, इसका सेंटर C1 होगा और इस वाले का सेंटर C2 होगा। अब इस वाले का जो रेडियस है वो मान लेते हैं क्या है, R1 है, और इस वाले का रेडियस क्या है, ठीक है, क्या है, R2 है। तो जो बीच में बना है, जो बीच में लेंस बना हुआ देख रहे हैं, ये जो लेंस है, ये लेंस कहां से आया, जाहिर सी बात है कि दोनों स्फेयर्स की वजह से ही ये लेंस आया है, अस्तित्व में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसका क्या कोई रेडियस होगा, तो जाहिर सी बात है कि रेडियस तो हमेशा स्फेयर्स का होता है, सर्कल्स का होता है, तो यानी इसका तो कोई इस तरह से कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ये जिससे बना है, जिन स्फेयर से बना है, उनके रेडियस इसके रेडियाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बना है हमारा, किससे बना है, इस वाले से बना है, यानी फर्स्ट स्फेयर से, और सेकंड स्फीयर से बना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का रेडियस R1 है, तो यानी इस वाले लेंस का रेडियाई ऑफ कर्वेचर में से एक पहला हो जाएगा R1 और इसका है R2, तो इसलिए इसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर दूसरा क्या होगा, R2 होगा, तो इसलिए R1 R2 इसके क्या हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर और अच्छे से देख सकते हैं जो बात मैंने आपको बताई थी, अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा, फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये मैंने बताया था, इसी को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, लेंस के बीचों बीच में एक बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है, जिससे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, बिना विचलित हुए अनडेविएटेड पास हो जाती हैं, गुजरती हैं, और यही पॉइंट है जिससे रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होती हैं। यही वह बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, और क्योंकि इस पॉइंट से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए निकलती है, इसलिए इसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ठीक, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र दो होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा लेंस जिसका दोनों के दोनों सरफेस, दोनों की दोनों सतहें गोलीय हों, उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक, जैसा कि यहां दिख रहा है, इसका दोनों का दोनों सरफेस क्या है, ये देखिए, पहला सरफेस गोलीय और इधर से ये दूसरा सरफेस गोलीय, किसी को भी पहला दूसरा कह लेते हैं, ये पहला है मान लेते हैं, ये दूसरा है,
तो पहला सरफेस गोलीय और दूसरा भी गोलीय, इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं C1 और C2। और क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हैं, इसलिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्याएं भी दो होंगी। क्योंकि वक्रता केंद्र दो हैं, इसलिए वक्रता त्रिज्याएं भी कितनी होंगी? दो होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, ये सब मैंने आपको बता दिया। देख लेते हैं जल्दी जल्दी। वक्रता केंद्र, जिन गोलों के भाग लेंस की सतह बनाते हैं उनके केंद्र लेंस की वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जिस लेंस की दोनों सतहें गोलाकार होती हैं उसमें दो वक्रता केंद्र C1 और C2 होते हैं। जिन गोलों के भाग लेंस की सतह बनाते हैं उनकी त्रिज्याएं लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। जिस लेंस की दोनों सतहें गोलाकार होती हैं उसमें दो वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 होती हैं। यानी कि जब दो गोलाकार सतहें होंगी तभी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। अगर एक ही गोलाकार सतह है तो उसके सिर्फ एक ही वक्रता त्रिज्या होगी, R कह लेंगे उसको फिर। ठीक है, जैसे समतलोत्तल में एक ही वक्रता त्रिज्या R होगी। ठीक, समझ गए ना? अब आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक इमेजनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, क्या होती है? द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेस। ठीक, कोई इमेजनरी लाइन जो कहां से पास हो रही है? कोई इमेजनरी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। देखिए ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, इसी से ये लाइन पास हो रही है। इमेजनरी है, ऐसी कोई लाइन वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजनरी है। तो ये इमेजनरी लाइन कहाँ से पास हो रही भाई? ये वाली इमेजनरी लाइन, ये वाली इमेजनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर O से पास हो रही है। ठीक है, क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके अतिरिक्त अगर हम कॉनकेव लेंस में देखें तो कॉनकेव या अवतल लेंस में भी प्रिंसिपल एक्सिस यही होगा, क्योंकि फिर से ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसलिए ये फिर से क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? द पॉइंट inside a lens on the principal axis through which light rays pass without changing their path is called the optical center of a lens। ठीक है, वही बात मैंने बताई कि किसी भी लेंस में स्थित, लेंस में है, लेंस के बाहर नहीं है, किसी भी लेंस में स्थित, किसी भी लेंस में पाया जाने वाला वह पॉइंट जिससे लाइट रेज बिना डेविएट हुए, ठीक है, सीधे निकल जाती हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहलाती है। तो ये मैंने आपको बताया था। चलिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ये है, C से डिनोट किया गया है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ये है जिसे C से डिनोट किया गया है। ठीक, C से या O से, कहीं कहीं O से लिखा मिलता है, तो दोनों ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कॉनकेव लेंस का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है कॉन्वेक्स लेंस का और ये कॉनकेव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, अब देखिए क्या डेफिनेशन होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस की मुख्य अक्ष की परिभाषा है दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र O या प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाश की बात हो रही भाई। ठीक, आपके दोस्त प्रकाश की बात नहीं हो रही, नहीं सोचिए मेरा दोस्त प्रकाश, उसकी बार बार सरनाम दे, नहीं, वो वाला प्रकाश नहीं, लाइट वाला प्रकाश। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर O, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरणें बिना अपना मार्ग बदले गुजरती हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाती हैं। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। मैंने आपसे कल कुछ क्वेश्चन पूछा था, मेरी क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज मिरर, यानी दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, पूछा था व्हाट इज मिरर, दर्पण किसे कहते हैं। और मुझे अफसोस है कि किसी ने इसका आंसर नहीं किया। देखिए बच्चों, ये जो क्लासेस हैं ये आप लोगों के भविष्य के लिए संचालित की जा रही है और इसके लिए हम लोग अथक मेहनत कर रहे हैं। मैं स्वयं बड़ी मेहनत से ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। इसलिए जब मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आप उसका आंसर देने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दिया कीजिए, और आंसर देंगे तो आपकी हैबिट भी बनेगी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करने की, और वही करना भी है बोर्ड में। चलिए आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं जो मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज मिरर, दर्पण क्या है। तो दर्पण, अ मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स light and creates an image of objects in front of it. Mirrors are also known as looking glasses. यानी दर्पण एक चिकनी पॉलिश सतह है जो प्रकाश को परावर्तित करती है और अपने सामने की वस्तुओं की छवि बनाती है। दर्पणों को शीशे भी कहते हैं। दर्पण क्या है? शीशा है जिससे हमारा साक्षात्कार डेली होता है। डेली हम लोग उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत लोग तो ब्रश बाद में करते, पहले शीशा ही देखते हैं, चेहरा देखते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, अच्छा हूँ खराब हूँ, कैसा हूँ। अच्छा नहीं तो तुरंत उसको ठीक करने लगते हैं। कुछ लोग तो मुंह भी धुलते हैं तो अब भी चेहरा देखते रहते हैं। खैर, दर्पण में देखते हैं, अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये है। ठीक है, इतने तरह के दर्पण होते हैं, मैंने आपको बताया है ये सब। पुट इट टू द टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आप इसका आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर लिखिए फटाफट और भेजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपसे विदा लेने से पहले, वाइंड अप करने से पहले फिर से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो क्लासेस हैं घनानंद सर के सौजन्य से संचालित हो रही हैं। दीज क्लासेस आर कंडक्टेड बाय घनानंद सर। तो ये सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, निःशुल्क हैं। आप अपने दोस्तों को समझाइए, बताइए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें और लाभान्वित हों। हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं, गाँव तक जाने की व्यवस्था है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने एजुकेशनल कंटेंट के माध्यम से गाँव तक जाएं। तो आप इसको बताइए। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।